और किसने नहीं दिया? सबने दिया बाकी? क्यों? बाल कटाने गए थे? अच्छा ठीक है, तो ऑनलाइन तो दे ही सकते थे। ऑनलाइन तो ऑप्शन था। अच्छा ओहो, ठीक है, नहीं है। और बाकी सबने दिया? ठीक। इस संडे का टेस्ट सिलेबस बता देता हूं आप लोगों को मैं। मॉर्फोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस 26 तारीख को मेरे पास फिर बायो का है। मॉर्फोलॉजी है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, 2 चैप्टर। इस 26 तारीख है ना, संडे को? हाँ। ठीक है, अब आर्की बैक्टीरिया की अपन बात कर रहे थे। आर्की बैक्टीरिया में अपन ने हैबिटेट सबसे पहले लिखा था कि ये सारे के सारे अनयूजुअल या एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, और एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने के लिए इनमें मॉडिफिकेशन दो में मिलेंगे, सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में। यह याद रखना, एनसीईआरटी में केवल किसकी बात कर रखी है? सेल वॉल की। और हमने देखा था इनकी सेल वॉल में क्या नहीं होगा? पेप्टिड और ग्लाइकेन नहीं होता। क्या होता है? थर्मोस्टेबल ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स, मतलब इसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोम्यूरिन। और हमने देखा था इनकी सेल मेम्ब्रेन में बाय लेयर नहीं होती, लिपिड की मोनो लेयर होती है और ब्रांच्ड होता है। और लिख लेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया अपन ने लिखा गया था लास्ट अडेप्टेशन में। हाँ, पहला तो अडेप्टेशन में लिख लेंगे। द सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया cell wall is different from eubacteria and has presence of stable glycoproteins and polysaccharides. Presence of stable glycoproteins and polysaccharides. मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे स्यूडोम्यूरिन। ब्रैकेट में से हम कहेंगे स्यूडोम्यूरिन। ये सेल वॉल के ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिख लेना, क्योंकि ये अडेप्टेशन वाला फीचर है एनसीईआरटी में। दूसरा लिख रहे हैं वो नहीं है, दिखा रहा हूं अभी। दूसरा, द सेल मेम्ब्रेन has a monolayer of lipids which are branched. Cell membrane has a monolayer of lipids which are branched. Monolayer of lipids which are branched. ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया में अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देखा था नेक्स्ट फीचर, आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया से अलग होते हैं किस सीक्वेंस में? 16S rRNA में। तो नेक्स्ट पॉइंट, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया in 16S rRNA sequence. Differ from eubacteria in 16S rRNA sequence.
और अपन ने देखा था मॉलिक्यूलर लेवल पर ये यूकैरियोट से सिमिलर होंगे या प्रोकैरियोट से? यूकैरियोट से। तो ये भी लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आर्की बैक्टीरिया शो मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी Archaebacteria show molecular similarity with eukaryotes. In having presence of histone like proteins and intron like sequences. ठीक है, फिर आपके पास ये आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स हो गए। तो इसमें टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, पहले आ जाएंगे मेथेनोजेंस, मिथेनोजेंस कैसे होते हैं? एनएरोबिक और मीथेन प्रोड्यूसिंग है या बायोगैस प्रोड्यूसिंग है, और कहां कहां मिलेंगे? रूमेन या गट ऑफ एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, और तीसरा मार्शी एरियाज। तो मिथेनोजेंस कहाँ कहाँ होंगे? रूमेन या गट ऑफ रूमिनेंट्स, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स और मार्शी एरियाज। हाँ, यूं कहीं और क्या? मीथेन प्रोड्यूसिंग, बायोगैस प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ मिलेंगे? हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, मतलब जहां पर हाई टेम्परेचर्स होंगे और हाईली एसिडिक पीएच होगा।
और हैलोफाइल सलाइन या सॉल्टी एनवायरनमेंट। हाँ ठीक है, वो टेढ़ी हो गई उंगली, हाँ पैकेट टेढ़ा हो गया। हैलोफाइल्स, हाँ सॉल्ट है तो सॉल्ट में बचने रहने के लिए तो रखे रखेंगे, ऑस्मोलैरिटी बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये तो आर्की बैक्टीरिया में ध्यान रखना है। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया। ये हटा दूं? ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये यू बैक्टीरिया में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। यू बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया आ जाएंगे आपके पास, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और एक्टिनोमाइसीटीज। तो यू बैक्टीरिया में हम ये सब पढ़ेंगे नॉर्मल। अब इसमें एक एक करके सबसे पहले अपन नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करेंगे। हाँ, ट्रू बैक्टीरिया जिसे अपन कहते हैं। अब यू बैक्टीरिया में आपको पहली चीज तो याद रखनी है यहां पर शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब जब हम बैक्टीरिया की शेप की बात करते हैं तो आपके पास ये रॉड शेप्ड आपके पास हो गए बैसिलस, स्फेरिकल कोकस या प्लूरल हो जाएगा कोकाए, कॉमा शेप्ड विब्रियो, हेलिकल और आपके पास अगर मोर देन वन शेप है प्लियोमॉर्फिक। प्लियो भी का मतलब भी पॉली भी कह सकते हो, बट ठीक है इसको कहते हैं मॉर्फ का मतलब जो अलग अलग शेप ले सके, प्लियोमॉर्फिक। अगर चेन के फॉर्म में होता है, चेन के फॉर्म में होता है तो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टो, और अगर गुच्छा है बंच तो उसे कहते हैं स्टफाइलो। जैसे मैंने कहा ये कोकस है, कोकस की चेन है, क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बैसिलस की चेन हो स्ट्रेप्टोबैसिलस, कोकस का गुच्छा है स्टफाइलोकोकस। तो ये आपको शेप पता होना चाहिए, रॉड, स्फेरिकल, कॉमा, हेलिकल। एक से ज़्यादा शेप है तो प्लियोमॉर्फिक, अगर चेन में है तो स्ट्रेप्टो और गुच्छे में है तो स्टफाइलो। बनाओ। हाँ मतलब ऐसे ही, मतलब आप अलग से पॉइंट लिखना, मैं तो ऐसा वो बन रहा हूँ। नीचे लिखो यू बैक्टीरिया के मैंने कब बोला मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा लिखना है।
लिख लिया शेप सारे? एनिमल टिश्यू चालू हो गया? एनिमल टिश्यूज नहीं, मॉर्फोलॉजी खत्म, टेस्ट नहीं वाला। ये आर्की बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है ना, वो ज्यादातर ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ मिथेनोजन्स हम देखेंगे वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, बाकी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हाँ, किनको? मतलब हेट्रोट्रॉफ्स है, इसमें जो कीमोसिंथेटिक है वो अपन लिख लेंगे इसमें, मैथेनोजेंस बस। तो यू बैक्टीरिया में शेप आ गया आपके पास। अब इसमें ये चीज आपने सेल में पढ़ी होगी, वापस आ जाएगा, सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। वो तो सेल वॉल में है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर अभी वो बन रहे। ये आपने मीजोजोम्स क्रोमैटोफोर्स पढ़ लिया ना सब। मीजोजोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन रेस्पिरेशन नहीं होगा, मीजोजोम का मेन फंक्शन सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सेसरी फंक्शन जो साथ में रेस्पिरेशन है। अब आगे ले रहा हूं। अब यहां पर ठीक है, मतलब जब हम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सेल वॉल से बाहर क्या मिलेगा, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा। सेल वॉल के बाहर आपको मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स, एंड ग्लाइकोकैलिक्स इज अ पार्ट ऑफ सेल एनवेलप, जिसमें तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ग्लाइकोकैलिक्स आपने लिख ही लिया होगा। अगर इसमें मजबूती से स्ट्रांगली एसोसिएटेड मटेरियल है तो कैप्सूल, लूजली अरेंज्ड है तो स्लाइम लेयर है। ठीक है, फिर आपके पास सीलिया और फ्लैजिला आते हैं। सीलिया और फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स के सीलिया और फ्लैजिला और यूकैरियोट्स के सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है? बैक्टीरिया के सीलिया और फ्लैजिला सिंपल होते हैं, तीन हिस्सों से बने होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। कोई कॉम्प्लेक्स 9+2 माइक्रो टिब्यूलर अरेंजमेंट नहीं होता टिब्यूलिन। वो सब किस में मिलता है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो ये आपको उनको पता है आपको। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक पिलाए और फिम्ब्रे। पिलाए और फिम्ब्रे का काम क्या होता है? अटैचमेंट। रॉक की सरफेसेस पर या इंफेक्शन के दौरान होस्ट से जुड़ने में कौन काम करते हैं? पिलाए और फिम्ब्रे। हाँ, याद रखना, ये लोकोमोटरी नहीं होते, नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। इनका मेजर काम किस में होगा? अटैचमेंट। क्या कह रहे गौरव? किस में? हाँ, तो अभी डिस्कस करेंगे हम, ऐसा है, देख लेंगे अभी। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सीलिया, फ्लैजिला, पिलाए, फिम्ब्रे, ये सब किसका फीचर हो गया? प्रोकैरियोट्स के सेल वॉल बाहर। सेल वॉल अपन को पता है किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, या जिसको हम कह सकते हैं म्यूकोपेप्टाइड, या जिसको हम म्यूरिन कह सकते हैं।
फिर एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो पढ़े सेल में, पढ़ लिए। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में जो डिफरेंस होता है वो सेल वॉल के बेसिस पर। ग्राम स्टेनिंग देख ली, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल, सैफरनिन। आउटर लिपिड लेयर किस में मिलती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलती। पर्पल ब्लू, पर्पल ब्लैक कलर ग्राम पॉजिटिव, ऑरेंज या पिंकिश ग्राम नेगेटिव। तो वो डिफरेंस सेल वॉल के बेसिस पर आता है। चलो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कर लिया। तो सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमो मेन जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड या जेनोफोर। इसमें डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है डबल स्ट्रैंडेड? डबल। सिंगल स्ट्रैंडेड सिर्फ 2 वायरसेस, कॉलीफेज इंटू 174M13। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स और साइटोप्लाज्म में रहता है। फिर आपके पास राइबोसोम्स कौन से होते हैं? 70th राइबोसोम्स आपने पढ़ी ली होंगे। और इनके अंदर आपको क्या मिलता है? एक तो हम पढ़ेंगे अभी प्लास्मिड डीएनए, और आपके पास तो सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन। आप अगर सवाल आ जाए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस तो बहुत होते हैं, ऐसा कौन सा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में सेम होता है? सेल मेम्ब्रेन आंसर। राइबोसोम्स में डिफरेंस है 70 और 80S का। ऐसा सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक हल्का सा डिफरेंस है, हाँ तो लिखा हुआ ही है, हल्का सा डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, होपेनॉइड्स होते हैं। बट ये माइन्यूट डिफरेंस है। बाकी पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, जो सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा सेल होता है बेस्ट स्टडी करने के लिए सेल मेम्ब्रेन को? क्यों? क्यों? क्योंकि अंदर और कोई ऑर्गेनेली है ही नहीं। ठीक है, चलो एक बार लिख लो, फिर अपन सीधा राई यहां पे बात करेंगे प्लास्मिड डीएनए की। प्लास्मिड डीएनए लिखा थोड़ी है, नहीं ना? हाँ, टाइकोइक एसिड। हाँ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में टाइकोइक एसिड नहीं होता। टाइकोइक एसिड प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इट इज नॉट प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में आउटर लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। 3 डिफरेंस होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकिन की मोटी लेयर, ग्राम नेगेटिव में पतली लेयर। ग्राम नेगेटिव में आउटर लिपिड लेयर, ग्राम पॉजिटिव में नहीं। और ग्राम पॉजिटिव में स्टेबल बनाने के लिए उनको टाइकोइक एसिड होते हैं, जो ग्राम नेगेटिव में नहीं। सर ये नॉन लोकोमोटिव होता है, इनका रीजन क्या है?
ये चलने लोकोमोशन में काम नहीं करते, अटैचमेंट में काम करते हैं। तो जुड़ने में काम कर रहे हैं, चलने में नहीं काम कर रहे, इसलिए नॉन लोकोमोटरी है। नहीं, प्रोटीन्स नहीं है पिलाई फिम्ब्रे में आपके पास, हाँ प्रोटीन्स है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है यार। देखो अगेन, ये सेल्यूलस मतलब आपके पास ये ऑर्गेनली तो है नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, इसलिए। सर इनका रीजन क्या हो सकता है कि ये अटैचमेंट के लिए है, फिंगर लाइक होते हैं, अंगुली नुमा। अटैचमेंट के लिए है और ये नॉन कॉन्टैक्टाइल प्रोटीन है। हाँ, इन दोनों में से सूटेबल रीजन क्या होगा? किसका कि ये लोकोमोटरी क्यों नहीं है? तो कारण मतलब इनका बनावट इस तरह से इसलिए नहीं है, तो बनावट पे जाएगा हमेशा। इस पे नहीं जाएगा अटैचमेंट? क्यों जाएगा? अटैचमेंट तो काम हो गया, काम के अनुरूप उसकी बनावट होगी, तो बनावट होगा कारण। लिख लिया? ठीक है, फिर हम प्लास्मिड डीएनए, बायोटेक में नाम पढ़ा था अपन ने। मतलब ये क्रोमोसोमल है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर या लीनियर, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग या नॉन रेप्लिकेटिंग। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, उसको अपन कहते हैं प्लास्मिड डीएनए। अब हाँ, एक एक करके, तो सबसे पहले तो प्लास्मिड डीएनए क्या है ये हमने देख लिया। अब बैक्टीरिया के अंदर मेनली दो तरह के प्लास्मिड डीएनए हम पढ़ सकते हैं। एक तो होता है आर प्लास्मिड, एक होता है एफ प्लास्मिड। यहां पर आर का मतलब है रेजिस्टेंस। इसका मतलब प्लास्मिड डीएनए या आर प्लास्मिड के अंदर कौन सी जीन्स पाई जाती हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होने के कारण ये अगर जिस भी बैक्टीरिया में आर प्लास्मिड है, उस बैक्टीरिया को किसका कोई फायदा नहीं होगा? एंटीबायोटिक के प्रति वो रेजिस्टेंट होंगे। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? प्लास्मिड डीएनए। कौन सी जीन अपन ने पढ़ी थी इसमें? क्लोरोएम्फेनिकॉल रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स किस में मिलती है? प्लास्मिड डीएनए। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसका यूज करते थे एज सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स। लेकिन बैक्टीरिया को क्या फायदा है? बैक्टीरिया को फायदा यह है कि बैक्टीरिया में ये प्लास्मिड डीएनए के कारण उनको एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रेजिस्टेंस तो ये हो गया। दूसरा होता है एफ प्लास्मिड। एफ होता है फर्टिलिटी। ये प्लास्मिड किस में काम करेगा? बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन में। जब बैक्टीरिया डीएनए का ट्रांसफर करेगा तो उसमें कौन सा प्लास्मिड काम करता है? फर्टिलिटी या एफ प्लास्मिड। एक अपन ने एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में कौन सा प्लास्मिड पढ़ा था? टीआई प्लास्मिड। मोनोकॉट्स में कौन सी बीमारी? डाइकॉट्स में। शाबाश। मोनोकॉट्स में नहीं, डाइकॉट्स में क्राउन गॉल ट्यूमर डिजीज, नेचुरल इंजीनियर। तो फिर उसको सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर के रूप में कैसे यूज करते थे? उसका टीडीएनए, उसकी जगह पर टारगेट जीन डाल देते थे, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूस करने में कौन सा डीएनए काम करता था? टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए। और ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स को क्या कहते थे? डिसआर्म्ड वेक्टर्स या डिसआर्म्ड पैथोजेंस। और टीआई प्लास्मिड के अलावा और डिसआर्म्ड पैथोजन कौन सा था? रेट्रोवायरस। लिखेंगे प्लास्मिड डीएनए। प्लास्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, ब्रैकेट में सेल्फ रेप्लिकेटिंग।
कॉपी नंबर याद है क्या था? कॉपी नंबर 15 से 100 था क्या? कॉपी नंबर का मतलब अरे कॉपी नंबर का मतलब पूछ रहा हूं मैं तो नहीं पूछ रहा कॉपी नंबर कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। एप्लीकेशन पावर सर पर मिनट में न पावर संख्या यार नंबर कितनी रेप्लिकेट होगी? कितनी संख्या एक बैक्टीरिया के अंदर अगर 25 प्लाज्मिड डीएनए तो 25 उसका कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब उसकी संख्या बैक्टीरिया के अंदर। हाँ कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए ओराई साइट रिस्पॉन्सिबल होती है, बट कॉपी नंबर है क्या? उसकी संख्या। एक बैक्टीरिया के अंदर कितने प्लाज्मिड डीएनए या कितने लैम्डा फेजेस डीएनए है, क्योंकि कॉपी नंबर सिर्फ प्लाज्मिड का नहीं होता, बैक्टीरियोफेजेस का होता है, इसलिए इनको क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करते थे। हाँ फिर लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, गलत। डीएनए इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज। वायरस में सब में है। न्यूक्लिक एसिड केवल किसमें नहीं होते? ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए नहीं होते? प्रायोन्स। प्रोटीन से बने हुए इंफेक्शियस एजेंट से हम पढ़ेंगे, उसमें डीएनए आरएनए नहीं होता। प्रायोन्स। हाँ टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, पहला आर प्लाज्मिड। आर यानी रेजिस्टेंट। They have presence of antibiotic resistant genes. They have presence of antibiotic resistant genes. Presence of antibiotic resistant genes which provide antibiotic resistance in bacteria. Which provide antibiotic resistance in bacteria. एवोल्यूशन हो गया ना आपका। ये बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह का सिलेक्शन है? डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग या डिसरप्टिव? तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। एक स्टेबलाइजिंग ग्राफ जिसमें ऊपर होता रहता है सीधा ऊपर नैरो और पीक बढ़ती रहती है और एक्सट्रीम्स छोटे रहते हैं। डायरेक्शनल पीक शिफ्ट होता है और डिसरप्टिव दो पीक्स बनते हैं। तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डायरेक्शनल सिलेक्शन है। ठीक है, तो आर प्लाज्मिड हो गया। फिर नेक्स्ट एफ प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया विच प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। ये न्यूक्लियोइड जो है ना, न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल जिस साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में पाया जाता है दोनों को कहते हैं न्यूक्लियोइड। और एफ प्लाज्मिड लिख लेंगे, इट फंक्शंस ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर और रिप्रोडक्शन। इट फंक्शंस ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर और रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग डीएनए ट्रांसफर और रिप्रोडक्शन। नहीं, पिलाए ट्यूब बनाएगा, हम पढ़ेंगे आगे। पिलाए ट्यूब बनाएगा और उस ट्यूब से ये एफ प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। सेक्स पिलाए बनाए, अभी आएगा वो रिप्रोडक्शन। नहीं, ग्रिफिथ नहीं था वो। ग्रिफिथ पिलाए कहाँ होता है? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जो पिलाए काम करता है वो होता है कॉन्जुगेशन। दोनों में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, पर एक डिफरेंस है। जब दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं तो वो कॉन्जुगेशन है। जब कोई भी फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया अपने आप अंदर ले लेता है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रिफिथ डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट कॉन्जुगेशन। हाँ, एस स्ट्रेन वायरलेंट क्यों था? पॉलीसैकेराइड कोट, जिसको कैप्सूल कहते हैं।
किसके लिए जादुई था? ग्रिफिथ के लिए जादू नहीं था कुछ? लास्ट में वो लाइन थी ना सर, जादू की? कौन सी लाइन जादू थी? ऐसा कुछ था इट वॉज मैजिक। मतलब सर उसमें कोई आत्मा आ जाती है ऐसा। सॉरी सर, सॉरी कौन सी किताब पढ़ रहे हो आप आजकल? There are two ways to lead your life. The first one is either everything is magic, the second is nothing is. किसने कहा था ये? एल्बर्ट आइंस्टीन। खैर, प्लाज्मिड डीएनए ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब अपने पास नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के लिए एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि इनका सिंपलेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में यहां पर इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। डाइवर्स न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन है नहीं, हाँ, कॉम्प्लेक्स भी, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर बिल्कुल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारे ब्लू ग्रीन एल्गी या सारे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक में एनर्जी कैसे बनाते हैं वो? केमिकल। ये सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स। और ज़्यादातर बैक्टीरिया तो कैसे होते हैं आपके पास? हेट्रोट्रॉप्स। वो आपको मतलब हाँ, प्रोबायोन्स तो कनेक्टिंग लिंक था यूबायोन्स के बीच में और पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में।
सबसे पहले जो आए हेट्रो और कीमो हेट्रो। यार सोचो, आप पहली बार घर में गया, पहली बार आए, तो सीधा खाना बनाओगे या जो बना हुआ है उसको खाओगे? जो बना हुआ है खाओगे। फिर नहीं बचेगा तो बनाने की कोशिश करोगे। तो द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर हेट्रोट्रॉप्स और कीमो हेट्रोट्रॉप्स। there was nothing, and everything creates from nothing. एवरीथिंग क्रिएट फ्रॉम नथिंग। सोमवार को बहुत गहरी बात नहीं कर दी आपने? ये सब महादेव जी की कृपा है। अच्छा था ना सर? नहीं। सर ये बहुत एस्थेटिक लगा सर मेरे को। क्या बात है। पता है एस्थेटिक जनरली कहाँ पर यूज करते हैं? एस्थेटिक का मतलब कोई सामान, मतलब नॉन लिविंग होना चाहिए। जो एस्थेटिक इंडिविजुअल कैसे हो सकता है, या थॉट कैसे हो सकता है? थॉट मेरी थॉट थॉट एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, तो उसके लिए एस्थेटिक यूज नहीं कर सकते। सर कल ना मैंने ना कहीं पढ़ा था सर, क्या? वहाँ पे सर एक भागवत गीता का कुछ लिखा था, मेरे को टर्म तो याद नहीं है, मतलब एक छोटा सा श्लोक ही था। उसमें लिखा होता है ह्यूमन ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। कभी समझ ही नहीं पाएगा ह्यूमन ब्रेन। मतलब ये तो फैक्ट है ना कि हमको ये पता है कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, बिग बैंग। लेकिन हमको ये कभी नहीं पता, यही तो नहीं चल पाया कि वो बैंग जो था, जो एक्सप्लोजन था, उसका सोर्स क्या था। वो- भाई किसने पोकर बनाया? कुकर बनाया, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग ने कुकर बनाया। जो पैरालिसिस है, पूरा पूरा बॉडी पैरालाइज है। अब तो डेथ हो गई उनकी। ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और लिख सकते हो। ठीक है ना, ये याद रखना, ये अपन ने देखा था पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर ना होकर H2S था। ले लूं आगे? फिर लिफ्ट नहीं, बताओ मेरे को, मैं भूल जाता हूं। हाँ, क्या बोला था मैंने? हाँ, हुआ था। तो उस दिन कितना हुआ था, एक मिनट मुझे याद करने दो। पूरा नहीं हुआ, मतलब क्लासिफाई कर। हाँ, तो मेरे को आप बता दो कि विटेकर ने 6 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या फीचर्स का बेसिस लिया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, फाइलोजेनिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, बोलने दो ना उनको। सेल वॉल। तो
चलो सेल वॉल ठीक है, सेल टाइप में आ गया। क्या मिसिंग है? रिप्रोडक्शन। गुड। तो देखा, चाहते हो तो सब कर सकते हैं। याद हो गया पूरा, पिछला वाला तक। कैरोटिनॉइड्स किस में आते हैं? हाँ, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स, लेकिन कैरोटिनॉइड जनरली हायर प्लांट्स में ही होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स नहीं है। ठीक है, अब तो डन। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल तो होता ही नहीं इनमें, ट्रू। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो प्रिमिटिव फॉर्म का मतलब इट इज नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे क्यों। चुटकी नहीं है ये, सिर्फ उसका अवशेष है। अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हमारे पास 3 टाइप्स। ठीक है, अब एक मिनट। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एसेक्सुअल और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है, जब कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं, तेजी से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको वेजिटेटिव कहते हैं। बाइनरी फिशन, एक बैक्टीरिया 2 में टूट के 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, इस तरह से। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या बनाता है? स्पोर। और स्पोर कौन से बनते हैं बैक्टीरिया में? एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स की खासियत ये होती है कि उनके अंदर क्या मिलता है? कैल्शियम डिपिकोलिनिक एसिड मिलता है। हाँ, अब एनसीईआरटी में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को क्या कह रखा है? एनसीईआरटी कहती है इट इज प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 चीजें होनी जरूरी है, मियोसिस
और फर्टिलाइजेशन। बिना मियोसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते। तो इनमें ना तो मियोसिस होता है, ना फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब इसके ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसको हम रिप्रोडक्शन की बजाय क्या कहना चाहिए? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक्टीरिया के बीच में किसका ट्रांसफर होता है? डीएनए का। 3 टाइप्स होते हैं, हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। तीनों में डीएनए का ही ट्रांसफर होगा, तरीका अलग अलग होगा। ट्रक के पीछे लिखा होता है। हाँ, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगी, वो भी तो बात है। मत पगली, बस मत पगली। जो मैंने सबसे इंटरेस्टिंग पढ़ा था ट्रक के पीछे वो ये था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह का नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ऑनेस्ट है। बुरी नजर वाले तू खूब जिए, बुरी नजर वाले तू खूब जिए, जब तक जिए तेरे बच्चे तेरा खून पिए। बहुत डीप है। सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने चीज ट्रक के पीछे पढ़ी थी। एक एक वो भी तो होता है सर, टैक्सी के पीछे लिखा होता है, देख गोरी तेरा साजन आया। पता नहीं क्यों लिखते हैं ऐसे। पता नहीं आप बता भी क्यों रहे हो। आप पर चलो जुगनू से, जुगनू को पूछा। तो सर देखते रहना चाहिए आसपास, मतलब एनवायरनमेंट से सीख मिलती है। क्या क्या सीखा अभी इन दिनों आपने पृथ्वी जी नया? नया तो बहुत कुछ, मतलब लाइफ में सर एक्सपीरियंस मिलता है सर। रेटिकुलेट और पैरेलल में वेनेशन तो टाइप्स होते हैं दो। वेनेशन का मतलब शिराविन्यास, वेन्स दो तरह के होते हैं। एक अगर नेटवर्क या जालीदार होता है तो उसको रेटिकुलेट कहते हैं, और अगर सीधी लाइनें हैं तो पैरेलल है। अलग, रेटिकुलेट का मतलब है नेटवर्क, जाली, छन्नी जैसा, और पैरेलल का मतलब सामान्य स्ट्रेट लाइंस। मतलब एक पत्ती है, ये आपके पास ये पैरेलल वेनेशन है, ये आपके पास रेटिकुलेट। डाइकॉट्स में रेटिकुलेट होती है, मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है। टाइप ऑफ अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। वेन्स कैसे अरेंज्ड हैं और किस टाइप से अरेंज है, तो दो तरीके। वेनेशन एक प्रॉपर्टी है और ये उसके टाइप्स है ना। ठीक है भाई, तो अब हम एक एक करके देखेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ले लूं आगे? अब अपने पास इसमें सबसे पहले आता है कॉन्जुगेशन। अब देखो, कॉन्जुगेशन डिस्कवर किसने किया था? लेदरबर्ग और टेटम ने।
अब देखो कॉन्जुगेशन में आपको करना क्या है, दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए ट्रांसफर करना है। सबसे पहली चीज याद रखनी है, इसमें दो बैक्टीरिया में जिस बैक्टीरिया में एफ प्लास्मिड होता है उसको हम एफ प्लस या डोनर कहते हैं, जिसमें नहीं होता वो एफ माइनस या रेसिपिएंट होता है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लास्मिड है वो डोनर, जिसमें नहीं है वो रेसिपिएंट। दोनों बैक्टीरिया के बीच में आपके पास क्या बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और ये कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाता है, सेक्स पिलाए। और पिलाए बनाने के बाद ये एफ प्लास्मिड जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा तो उसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सेक्स पिलाए बनेगा और एफ प्लास्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। ये कॉन्जुगेशन है। अब इसमें दो तीन मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला तो ये होता है कि ये आपके पास बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हो। जनरली प्लास्मिड डीएनए मेन डीएनए से नहीं जुड़ता, बट कुछ केसेस में काफी बार ऐसा होता है कि एक प्लास्मिड मेन डीएनए से जुड़ जाता है। और जब प्लास्मिड मेन डीएनए से जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं एपिसोम। एपिसोम का मतलब वो प्लास्मिड डीएनए जो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से जुड़ चुका है। तो अगर एफ प्लास्मिड किससे जुड़ जाए, मेन डीएनए या मेन बैक्टीरियल डीएनए से, तो ऐसे सेल को कहते हैं एचएफआर सेल, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब जैसे ही एफ प्लास्मिड मेन डीएनए से जुड़ जाएगा उसके ट्रांसफर होने की रेट बढ़ जाएगी, इसलिए उसको क्या कहेंगे, एचएफआर। इसमें एक नया टर्म आपको पता होना चाहिए, एपिसोम। एपिसोम क्या हुआ, वो प्लास्मिड डीएनए जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए से जुड़ जाता है। हाँ, ट्रांसफर कट कर, क्यों ज्यादा, मतलब फिर वो बैक्टीरियल के जो मेन डीएनए का हिस्सा भी ट्रांसफर कर जाएगा। नहीं बचेगा, नहीं, रेप्लिकेशन के बाद होगा, वो रेप्लिकेट तो करेगा या कॉपी। कॉन्जुगेशन में दोनों कॉन्टैक्ट में आए। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने। और डिस्कवर करने के बाद हमको मालूम चल गया ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कोई भी फॉरेन डीएनए है, कोई भी फॉरेन डीएनए अगर बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेता है, अपटेक ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपन ने बायोटेक में भी देखा था। और तीसरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होगा, लेकिन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर करेगा कौन, वायरस या बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज या वायरस जो है ये वेक्टर के रूप में काम करेगा और ये वेक्टर एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा। तो तीनों केसेस में बैक्टीरिया के अंदर डीएनए आ रहा है। पहली बार में दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आए, फिर ट्रांसफर हुआ, कॉन्जुगेशन। दूसरे में कोई भी फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया में आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरे केस में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हुआ विद द हेल्प ऑफ वायरस, अपन ने क्या कह दिया, ट्रांसडक्शन। लिख लेंगे। कॉन्जुगेशन पहला डिस्कवर्ड बाय लेदरबर्ग एंड टेटम। BUG बग होता है, ये बर्ग है। लेदरबर्ग बहुत अलग अलग होंगे यार, लेदरबर्ग बहुत मतलब बहुत सारे काम किए उन्होंने और अलग अलग थे। वो तो पिता और पुत्र थे। बारह बजे तो गया। लिखो कॉन्जुगेशन में तो पहले डिस्कवर्ड बाय लेदरबर्ग एंड टेटम, फिर मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट इसमें। हाँ, इसमें लिख लेंगे ट्रांसफर ऑफ एफ प्लास्मिड, transfer of F plasmid from donor to recipient bacteria. Transfer of F plasmid from donor to recipient bacteria.
टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया। यहाँ पे एक 2-3 नोट लिख लेंगे। पहला, अ कॉन्जुगेशन ट्यूब इज फॉर्म्ड बाय सेक्स पिलाई। Conjugation tube is formed by sex pili. Sex pili. और दूसरा, if a plasmid DNA is integrated with the chromosomal DNA, if plasmid DNA is integrated with chromosomal DNA, it is called episome. It is called episome. और बैक में लिखेंगे द सेल्स आर कॉल्ड HFR cells. ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। HFR cells. HFR का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ग्रिफिथ नहीं कर पाया था। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। हाँ, नहीं, सिर्फ लिखना है पॉइंट। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, सिंपल लिख लेंगे। इट इज डिफाइंड एज uptake of foreign DNA by bacteria. करेगा ना, कॉम्पिटेंट होगा बिल्कुल। उसका अपडेट कैसे करेगा, मतलब कॉम्पिटेंट है तो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। DNA अपटेक ट्रांसफर तो कर ही सकता है, उसमें पोर्स हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन छेद हो जाएंगे उसमें। फिर तीसरा और आखिरी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन किसने किया था? जेंडर और लेडरबर्ग ने। हाँ, हर्शी एंड चेज ने 1952 में यूनिवर्सली प्रूव किया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है यूजिंग बैक्टीरियोफेजेस। हाँ हाँ, नहीं, उन्होंने तो 1952 में प्रूव किया, उससे पहले हो चुका था ये ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन इज ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ DNA from one bacteria to another, one bacteria to another with the help of bacteriophage vector. Transfer of DNA from one bacteria to another with the help of bacteriophage vector. From one bacteria to another with the help of bacteriophage या vector। ठीक है, ये आपके पास रिप्रोडक्शन। फिर सबसे ज्यादा सवाल जिस पे आने की संभावना, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
कहाँ कहाँ यूज होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या था? नाइट्रोजन को फिक्स करना। क्या बात, बेहतरीन। अमोनिया में कन्वर्ट करना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो अमोनिफिकेशन क्या है फिर? एक मिनट, अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में कन्वर्ट करना। प्लांट और एनिमल का डेड ऑर्गेनिक मैटर से जब अमोनिया बनता है तो उसको अमोनिफिकेशन। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके पास दो तरह के बैक्टीरिया पता होने चाहिए, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में दो एग्जांपल्स। हाँ, राइजोबियम किसके साथ? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स में आपको पता है कौन कौन से आएंगे? पल्सेस, पी, ग्राम, अल्फा अल्फा बीन्स। और दूसरा एग्जाम्पल फ्रैंकिया। फ्रैंकिया किसके साथ? नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ। नॉन लेग्यूम में एलनस और कैजुरेना। फ्री लिविंग में आपके पास नॉस्टा कैनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ेंगे, वो दोनों होते हैं सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग दोनों। अभी सिर्फ अपन एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, ये दोनों एरोबिक। क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक। एक याद रखना है, एजोस्पिरिलियम, ये दोनों होता है। मैंने सिलेबस बताया ना आपको संडे का।
सर ये अल्फा अल्फा बीन्स क्या होते हैं? टाइप होते हैं बीन्स के, और क्या, नाम एनसीईआरटी भी दे रखा है अल्फा अल्फा इसलिए। हाँ दिया सिम्बा अपन पढ़ेंगे, नॉस्टॉक, एनाबीना। एनाबीना अजोला के साथ होता है मेनली, राइस और पैडी फील्ड्स के साथ ये एजोस्पिरिलियम होता है, और वो भी होता है ऑसिलेटोरिया भी होता है। एक बाइजनिक, क्या बैक्टीरिया एक बाइजनिक साइंटिस्ट भी है जिन्होंने वायरस को कहा कंटेजियम विवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किस ईयर में? 1898। नाइनटीन 35 में स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया टीएमवी, और 1892 में इवानोवस्की ने डिस्कवर किया वायरस। वेनम तो नाम दिया था पास्चर ने, वायरस का मतलब ही वेनम, नाम पास्चर ने दिया, डिस्कवरी का श्रेय इवानोवस्की, कंटेजियम विवम फ्लूइडम ये आपका बाइजनिक, और स्टैनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज करके पता किया वो प्रोटीन से बना है, कोट सब। टीओडाइना ने वायरॉइड्स 1971 में, वायरॉइड्स आर नंगा वायरस विच हैज नो प्रोटीन कोड। वायरॉइड स्मॉलर देन वायरस, और वायरॉइड से भी छोटा प्रायॉन्स। एक्चुअली एक और होते हैं बीच में वायरोसॉइड्स, बट वो है नहीं एनसीईआरटी में। वायरोसॉइड्स भी ऐसे वायरसेस होते हैं जो उसी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं जिसमें पहले वायरस रहा हुआ हो। एक हेल्दी नॉर्मल हेल्दी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते वायरोसॉइड्स, हेल्पर वायरसेस कहते हैं, मतलब वो तभी इन्फेक्शन कॉज करते हैं जब ऑलरेडी कोई वायरस इन्फेक्शन हो। अपॉर्चुनिस्टिक होता है। हाँ हाँ, मतलब नहीं, कमजोर मरे हुए को तो क्या मारोगे, कमजोर हो चुके सेल को मार सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तभी तो वायरस को कुछ नहीं कर सकते आप। बार बार मरने से अच्छा है एक बार मरो। देयर आर टू लाइव्स, पता है आपके जीवन में दो जिंदगी हैं, और दूसरी जिंदगी जब चालू होती है जब आपको लगता है कि एक ही है। सोच लो, दूसरा जीवन आपका तब चालू होता है जब आपको मालूम चल जाए कि आपके पास एक ही जीवन है। लगा? कहां? ठीक है, नाइट्रोजन के बाद फिक्सेशन के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ले लूं आगे। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमको पता है कैसे बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या था? क्या? अमोनिया से
नाइट्राइट या नाइट्रेट? नाइट्राइट, और नाइट्राइट से ये है अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, और यहां पर नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस। इसका मतलब ये 4 बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, चारों के चारों कीमोसिंथेटिक भी है। रोज पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला। अभी तो शुरुआत हुई है। मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंगा है, फिर वायरस है, फिर प्लांट है, फिर एनिमल है। स्ट्रैटेजी चालू हो गया क्या? नहीं, मॉर्फोलॉजी खत्म हुआ है बस, स्ट्रैटेजी चालू। अच्छा, फिर 12 तो खत्म हो गई ना, अब तो कुछ नहीं बाकी रहा। 11th में मतलब प्लांट की क्लासिफिकेशन वाला, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और टिश्यूज। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या था? नाइट्रेट से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके एग्जाम्पल स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाते थे। मिल्क प्रोटीन को कंप्लीटली किसकी मात्रा ज्यादा? विटामिन। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में कौन कौन से बैक्टीरिया? सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर, और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। वो तो फंगाई हो गई ना। कौन से क्लास की फंगाई है? एस्परजिलस नाइगर, एक्सकोमाइसिटी। स्टैटिन्स किससे मिलता था? स्ट्रेप्टो, मोनास्कस परपुरियस, शाबाश। और साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का एक और रोल क्या है? वो गया ना, साइक्लोस्पोरिन मिल गई। और बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड। फ्री लिविंग है या ये पैरासाइट है? फ्री लिविंग फंगाई फाउंड इन रूट इकोसिस्टम। एनसीईआरटी की लाइन है माइक्रोब्स वाली।
आज जलील हो ही नहीं ना वैसे, कोई नहीं। नहीं चाहत बता, याद आ रहा है ना, बढ़िया है, जवाब देते रहोगे कहाँ हो रहे हो, याद है, बढ़िया। ट्राइकोडर्मा। और ये बेक्यूलो वायरस या एनपीवी के टारगेट और टारगेट होस्ट क्या है? शाबाश, आर्थ्रोपोडा एंड इंसेक्ट्स, वेरी गुड। ये ट्राइकोडर्मा किस क्लास की फंगा है, याद है? शाबाश। और मोनास्कस परपुरिया, शाबाश, क्योंकि यीस्ट है, और यीस्ट को किस में जगह दी गई है? एस्कोमाइसिटीज। वो ये रॉकफोर्ड चीज किससे मिलती है? पेनिसिलियम रॉकफर्टी। स्विस चीज में 6 प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जेनेटिक। आगे ले लूं, ये खत्म कर, आगे ले रहा हूं। अब आपके पास डेयरी प्रोडक्ट में वापस नहीं लिख रहा, यहाँ पर एसिड भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेटिंग ऑफ फाइबर्स। वो फाइबर्स को सुखाने का काम और अलग अलग करने का काम, इसमें आता है क्लोस्ट्रीडियम। फिर वो चाय की पत्तियाँ के लिए वो पत्तियों को सुखाते हैं, क्योरिंग ऑफ लीव्स, अलग अलग करके सुखाना उनको। ये सब पुरानी एनसीईआरटी में है। बैसिलस मेगाथेरियम। हाँ हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन होता है उसके पास। मिल्क टू कर्ड में LAB। आपने बैक्टीरिया सारे वो तो पढ़ लिए, बैक्टीरियल डिजीजेस। एनसीईआरटी में एक प्लांट डिजीजेस भी दे रखा है जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। बिल्कुल, 2 सिट्रस कैंकर, और एक आपको याद रखना है ब्राउन सिट्रस कैंकर। कौन सा बैक्टीरिया? ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास ओरजाई। सारे वो लेमन, संतरे और मौसमी, इन सब में। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, ये रेशे होते हैं ना, रेशों को अलग अलग करना, रेटिंग ऑफ फाइबर्स। क्योरिंग ऑफ लीव्स में पत्तियों को अलग अलग करके सुखाना ताकि उनका यूज कर सको, तो उनमें बैक्टीरिया यूज होते हैं। हाँ, तो ये वाला स्पीशीज ना, जो बीमारी वाला अलग है। है, अभी मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको है ना ब्लाइट ऑफ राइस करो, ये ब्राउन। हाँ, ब्लाई। लाओ पेपर दे दो। दो। हाँ बिल्कुल, जाओ। हाँ, 110। सवाल पढ़ा आपने? ये फैक्टर्स नहीं थे, प्लांट फैक्टर थे, मतलब सिर्फ इंटरनल फैक्टर बताने थे, स्टोमेटा ही आएगा। लाइट और टेम्परेचर प्लांट फैक्टर है या एनवायरमेंटल फैक्टर है?
ठीक, आगे 113 लीफ फॉल अकर्स हमेशा इतना जब ऑक्सीजन कम होगा। इंक्रीज में तो बना जब तक प्री मैच्योर फॉल को बचा के रखता है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है। मैंने बताया था जब लीफ ड्रॉप हो रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इथाइलिन बनने लग गया, इथाइलिन ने ऑक्सीजन की मात्रा कम की, फॉल हमेशा। 112 शॉर्ट डे प्लांट इज कंटिन्यूअसली प्रोजेक्टेड विद रेड लाइट ड्यूरिंग नाइट पीरियड बिफोर फ्लावरिंग स्टेज। मरने क्यों चाहिए यार, मरने का क्या लेना देना। अरे मरेगा क्यों यार, लाइट से कौन सा प्लांट मरा आज तक यार, आपको मरा कैसे मुझे बता दो। मारोगे कैसे, लाइट देके मार दोगे प्लांट को। अरे फ्लावर नहीं होगा तो मर कैसे जाएगा यार, लाइट के मर के बताओ तो सही, मारेगा कैसे फ्लावर यार। हाँ क्या कर रहे हो यार, मरना थोड़ी है यार। वो बता दूंगा मैं अलग से। 118 इनकरेक्ट। फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर सिम्बायोटिक। चौथा गलत है ना यार, एजोला प्लांट होता है, एजोला टेरिडोफाइट है, एनाबीना होता है साइनोबैक्टीरिया, एजोला टेरिडोफाइट होता है, फॉन है। फोर्थ 111 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्रिटिकल फोटो पीरियड इज मैक्सिमम वैल्यू फॉर फ्लावरिंग इन एसडीपी, सही। मिनिमम वैल्यू फॉर फ्लावरिंग इन एलडीपी, पहला सही है। शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट कैन नेवर हैव द सेम वैल्यू ऑफ फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग। नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता, फोटो पीरियड तो हो ही सकता है क्रिटिकल सेम। ऑल समर आर फर्स्ट जाएगा सिर्फ, सेकेंड क्यों जा रहा है। कैन नेवर हैव द सेम वैल्यू, फोटो पीरियड तो हो ही सकता है यार, दिन का 12 घंटे का दिन का हो तो फोटो पीरियड क्यों नहीं सेम हो सकता। एक फील्ड में दोनों, एक फील्ड में एलडीपी एसडीपी दोनों हो सकते हैं, तो उनका क्रिटिकल जितनी लाइट उनको पड़ रही है वो तो हो ही सकता है। फ्लावरिंग के लिए किसी को ज्यादा चाहिएगी, किसी को कम चाहिएगी, वो अलग होगा। फोटो पीरियड तो हो ही सकता है ना सेम। हाँ तो कैन ना, तो आपको करेक्ट बताना है। दे कैन हैव द सेम फोटो पीरियड, क्यों नहीं हो सकता। हाँ 103 water moves from the system containing water at higher water potential to one with, ये पहला सही। water potential of pure water maximum 0, सही। plasma membrane of cell egg membrane are, गलत। सेल का थोड़ी है सेमी परमेबल होता है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। और चौथा भी गलत, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपहिल, 2 सही 2 गलत। हाँ करा दूंगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती सेमी परमेबल। और एक ये वाला चेंज कर देना, 166 वाला भी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लास्मिड में होगी, 166 का थर्ड है, 166 का थर्ड, 129 एक मिनट। हाँ का थर्ड प्लास्मिड होगा ना बेटा यार। वाटर पोटेंशियल ऑफ चेंबर बी इज मोर नेगेटिव, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम चेंबर बी टू ए, सोल्यूट का सही। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ठीक। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ चेंबर बी इज हायर देन चेंबर ए, सारे ही सही है ना यार। एक मिनट यार, एक मिनट, बी गलत हो गया ना यार। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सोल्यूट कैसे जाएगा भाई, सेमी में सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट होगा, सोल्यूट का नहीं होगा, इसलिए बी गलत हो गया। हाँ 102 इफ अ प्रेशर, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने भी लिखा रखी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू बराबर साई एस होता है, और अगर आप प्रेशर ज्यादा लगाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये एनसीईआरटी माइनस नहीं आएगा, साई पी की वैल्यू बढ़ेगी, साई एस की नहीं बढ़ती।
138. Select the incorrect match. पेप कार्बोक्सिलेज में मैग्नीशियम होता है यार, रूबिस्को में और पेप कार्बोक्सिलेज में मैग्नीशियम होता है। हाँ तो इनकरेक्ट, थर्ड हो गया इनकरेक्ट। कौन से वाले में? मैंगनीज चाहिए होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। वन 144। हाँ 144 बोनस है, एबीसी नहीं दे रखा। 144 बोनस है, एबीसी मेंशन ही नहीं है, कैसे करोगे? सही बात। 145 में मूवमेंट टू ऑपोजिट पोल्स एनाफेज है ये। हाँ हाँ, क्यों? तो मूव कर रहे हैं, ये एनाफेज 1 है, ये एनाफेज 2 नहीं है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर ये एनाफेज 2 में होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन है। दिस इज एनाफेज 1, दिस इज नॉट एनाफेज 2। हाँ तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर ऊपर जा रहे हैं। ये डायग्राम में दिखते नहीं है सर ऐसा। सब दिख रहा है ये। यार ये बताया हुआ यार, क्यों कर रहे हो यार? क्यों 149 का आंसर गलत दे रखा है?